हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके डू में। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था राजपूत काल के उत्पत्ति के सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूत के इतिहास में। तो जो राजपूतों का शासन रहा था उनमें सबसे पहले रहा था गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है दोस्तों, कौन सा रहा था? गुर्जर प्रतिहारों का। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, राजपूतों का वंश है, उनका ही सबसे पहले राजस्थान पे आधिपत्य रहा था महाजनपद काल, यानी कि मौर्यों और जितने भी शासन थे उनके बाद में जस्ट अगर शासन रहा राजपूतों का तो उनमें थे प्रतिहार वंश। ठीक है दोस्तों, प्रतिहार वंश। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें क्रमवाइज चलेंगे प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, राजपूतों का जो इतिहास था। ठीक है, लक्ष्मण के वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण, भगवान राम के भाई, ठीक है दोस्तों, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। प्रतिहार, अगर इनकी इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बताया जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज बताए जाते हैं प्रतिहार। ये राम के, भगवान श्री राम के द्वारपाल का काम करते थे। कौन? प्रतिहार। और वो आगे चलकर लक्ष्मण के वंशज थे और राम के, जो राम थे उसका द्वारपाल का काम करते थे। ठीक है, इसी द्वारपाल या प्रतिहार, द्वारपाल का ही अपभ्रंश है प्रतिहार। ठीक है दोस्तों, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रतिहारों को किसका वंशज बताया गया है। तो किसका वंशज बताया गया है? भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज बताया गया है प्रतिहार वंश को। ठीक है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख है पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य राजा था गुजरात का, उसी के टाइम का एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एहोल अभिलेख का गुर्जर प्रतिहार से क्या संबंध है। एहोल अभिलेख में ही सर्वप्रथम प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट बात है प्रतिहारों का जो वंश के बारे में जानकारी मिलती है सर्वप्रथम किससे मिलती है? एहोल अभिलेख से ही गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है कि प्रतिहार राजवंश राजस्थान पे शासन किया है। सर्वप्रथम किससे जानकारी मिलती है? एहोल अभिलेख, जो पुलकेशियन द्वितीय ने खुदवाया था। एहोल अभिलेख वो गुजरात का शासक था। ठीक है, अब एक बात आती है अलमसूदी। अलमसूदी प्रतिहार वंश में एक नाम आता है अलमसूदी, जो पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में क्या आया था? दूत, अरबी राजदूत था, पुलकेशियन द्वितीय के टाइम पे आया था। अलमसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा? अलगुर्जरा या अल गुर्जर। ठीक है दोस्तों, दो शब्द इनके लिए कहा गया प्रतिहारों के लिए, अल गुर्जरा या अल गुर्जर। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अल गुर्जरा किसके द्वारा कहा गया था प्रतिहारों को? अलमसूदी के द्वारा। अलमसूदी कौन था? अरब यात्री था जो पुलकेशियन द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। पृथ्वीराज रासो की भी इसमें अहम भूमिका होती है प्रतिहार वंश में। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत था अग्निकुंडी सिद्धांत, जिसमें चार राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। उसमें सर्वप्रथम कौन थे? प्रतिहार। दूसरे नंबर पे थे परमार, तीसरे नंबर पे थे चालुक्य और चौथे नंबर पे थे चौहान। ठीक है, तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर पे कौन थे? प्रतिहार। जो राजपूत जाति थी उनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निवंश से। ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार एक मान्य चीज है। ठीक है, नामकरण। ठीक है, नामकरण प्रतिहारों का गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इसमें दो शब्द है दोस्तों, प्रतिहार, गुर्जर और प्रतिहार। गुर्जर और प्रतिहार, तो गुर्जर शब्द इसके आगे इसलिए लिया गया क्योंकि राजस्थान, भारत के उत्तरी पश्चिम
भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को क्या कहा जाता है? गुजरातरा प्रदेश। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुजरातरा प्रदेश। जहाँ पे वर्तमान में गुजरात है उसको गुजरातरा प्रदेश कहते हैं, और गुजरातरा प्रदेश को की वजह से ही प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार वंश का नामकरण, गुर्जर प्रतिहार नामकरण दिया गया है। ठीक है। शासन अवधि, अब देखो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि शासन अवधि, प्रतिहारों की शासन अवधि क्या रहा। ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, इनकी शासन अवधि रही है, मेन जो राजस्थान पे शासन करने की अवधि रही है वो है 8वीं सदी, 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक। ठीक है दोस्तों, 11वीं सदी तक इनकी जो शासन करने की मेन अवधि रही है, लेकिन प्रतिहारों का जो वंश चला है वो तो लगभग 6वीं शताब्दी से ही इनका वंश चल रहा है। ठीक है। आगे इसके बारे में पता चलेंगे कि 600 से लेकर 11वीं ईस्वी तक कौन कौन से और कहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, लेकिन मेन जो राजस्थान पे, संपूर्ण राजस्थान पे शासन रहा था वो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं सदी तक पूरा का पूरा 300 सालों तक राजस्थान पे शासन रहा था प्रतिहारों का। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें शाका अवधि, शाकाएं अवधि। शाका का मतलब समझते हैं आप, जैसे पुराने ज़माने में जितने भी राजा या महाराजाओं के कबीले उन्हें अलग अलग जगहों पर जाके बस जाते थे, फिर उनके अलग अलग मतलब अपनी वंशावलियाँ चलती थी और उसी को अपने हिसाब से एक शाखा मान लिया जाता था। जैसे मान लो सबसे पहले एक बात आती है मंडोर शाखा। ठीक है। यानी कि शाखाएँ का अगर बात करते हैं तो प्रतिहारों की 26 शाखाएँ, कितनी? 26 शाखाएँ बताई गई है प्रतिहारों की भारत में। ठीक है। लेकिन 4 शाखा सबसे महत्वपूर्ण है, 4 शाखाएँ महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? पहले नंबर पे है मंडोर, दूसरे नंबर पे कौन सी है? कन्नौज। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे कौन सी है? उज्जैन। चौथे नंबर पे कौन सी है दोस्तों? जालोर। जो 4 शाखाएं, यानी कि यहाँ पे जो शासन किया है उन्होंने 4 जगहों पे, वहाँ की शाखाएं प्रतिहार वंशों की इतिहास कहानी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वैसे हैं। तो प्रतिहारों की 26 शाखाएं। ठीक है। अब आती है सबसे पहले मंडोर शाखा। मंडोर शाखा प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा थी। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? प्राचीन शाखा या सबसे प्राचीन प्रतिहार कौन से थे? मंडोर। ठीक है दोस्तों, कौन से थे? मंडोर। अब मंडोर में एक छोटा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे जो सबसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आपको उसके बारे में अवगत कराते हैं। हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण था। ठीक है दोस्तों, हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण था। ये कौन था? ब्राह्मण था। इसकी कौन थी? 2 रानियां थी। इसके 2 रानियां थी। कितनी दोस्तों? 2। हरिश्चंद्र नाम का ब्राह्मण था, इसके 2 रानियां थी। तो एक रानी थी भद्रा। ये कौन थी? क्षत्रिय। भद्रा नाम की रानी थी, वो क्षत्रिय थी। उसके 4 पुत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 पुत्र होते हैं। उसमें एक था रजिल। आप इस चीज को समझना। हरिश्चंद्र, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हरिश्चंद्र मंडोर शाखा से बात होती है। मंडोर शाखा इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे प्राचीन शाखा प्रतिहारों में मंडोर, जोधपुर वाली मंडोर जो शाखा है उस वही प्राचीन है और उसी में ही इतिहास के पता करें प्रतिहारों के बारे में। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण था, उसके 2 रानियां थी। उनमें एक रानी थी भद्रा जो क्षत्रिय थी। उसके 4 पुत्र हुए। उनमें 4 पुत्रों में से एक नाम था रजिल नाम का। रजिल ने 560 ईस्वी में, नोट करना, 560 ईस्वी में मंडोर में अपनी मंडोर शाखा की स्थापना की थी। मंडोर शाखा की स्थापना की थी। किसने की थी? रजिल ने। इस चीज को नोट करना। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, हरिश्चंद्र को क्या कहा गया है? हरिश्चंद्र को कहा गया है प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष। आदि पुरुष या मूल पुरुष।
किनका? प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा गया है हरिश्चंद्र को। ठीक है। दूसरी बात आती है रजिल। मंडोर शाखा में रजिल की बात आती है तो 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में जो हरिश्चंद्र का भद्रा नाम की रानी थी क्षत्रिय, उसका 4 पुत्रों में से एक पुत्र था रजिल। रजिल उसने मंडोर शाखा की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद में मंडोर शाखा में शासक हुए वो है सिलुक, रजिल के बाद में। उसके बाद में होता है बाउक। ठीक है। इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए ये, इतने ज़्यादा चर्चित नहीं थे, इनका इतिहास इतना ज़्यादा नहीं है। और फिर एक था कक्कुक। इसके बारे में कक्कुक जो रजिल के बाद में चौथी नंबर का जो राजा था उसके बारे में गटियाल अभिलेख भीलवाड़ा, क्या दोस्तों, भीलवाड़ा में कक्कुक नाम का जो राजा था प्रतिहारों का मंडोर शाखा से, उसका 861 ईस्वी में लिखा गया था गटियाल अभिलेख। उसमें जानकारी मिलती है कक्कुक के बारे में। ठीक है। अब ये तो मंडोर शाखा गुजरात की। अब बात करते हैं प्रतिहारों की। जो मेन प्रतिहारों की गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, ये तो एकमात्र जैसे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई प्रतिहारों की, उनका हल्का फुल्का इतिहास था कि हरिश्चंद्र नाम का एक आदि पुरुष मूल पुरुष था, उसके वो ब्राह्मण था और उसके जो 2 रानियाँ थी, भद्रा नाम की रानी से एक 4 पुत्र थे, उनमें रजिल नाम का जो पुत्र वो मंडोर शाखा की स्थापना करता है 551 ईस्वी में। ठीक है। अब बात आती है कन्नौज शाखा की। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और मंडोर शाखा से के अलावा कन्नौज शाखा है, यहाँ से प्रतिहारों का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चित और उपलब्धि उनको कहाँ से मिली है? कन्नौज से। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आता है नागभट्ट प्रथम, और 730 ईस्वी से 60 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि 30 साल तक, 30 वर्ष तक शासन किया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अब इसके बारे में क्या है सबसे खास बात, इन्होंने नई राजधानी कहाँ बनाई? भीनमाल, जालोर, भीनमाल। इन्होंने चावड़ों को युद्ध में, चावड़ों को हराया। ठीक है दोस्तों, चावड़ों को भीनमाल से खदेड़ दिया। भीनमाल कहाँ है? जालोर में। ठीक है। वहाँ से चावड़ों को खदेड़ दिया इसने, किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और नई राजधानी कहाँ बना ली इसने? भीनमाल को नई राजधानी बना ली। ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने। इसका शासन रहा था 730 से 60 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद में इसके समकालीन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य था। पुलकेशिन द्वितीय ने, इसके बारे में नागभट्ट के साथ में क्यों जुड़ता है? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने वास्तविक संस्थापक माना है, वास्तविक संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको माना है? नागभट्ट प्रथम को। ठीक है दोस्तों, किसको माना है? पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना है गुर्जर प्रतिहार वंश का। अब इसमें एक और शब्द है जुनेद। नागभट्ट प्रथम के समकालीन अरब आक्रमणकारी था जुनेद, उसको हराया। किसको हराया? जुनेद को हराता है नागभट्ट प्रथम, जो मलेच्छ या अरबी या मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसको हराता है कौन? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है। एक होता है इसके काल में जुड़ा हुआ शब्द दंतीदुर्ग। ठीक है। दंतीदुर्ग आपने सुना होगा। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था राष्ट्रकूट। कौन था? दंतीदुर्ग। कौन सा था राजा था? राष्ट्रकूटों का राजा था दंतीदुर्ग। उन्होंने नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल आप समझ रहे हो, द्वारपाल बनाने की कोशिश की। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल बनाने की कोशिश किसने की? दंतीदुर्ग, जो राष्ट्रकूट शासक था दक्षिणी भारत का। ये एक
यानी कि द्वारपाल, आप समझ रहे होंगे द्वारपाल बनाने का मतलब ये होता है कि उसको अपमान करना। जैसे आपने सुना होगा जयचंद ने पृथ्वीराज को मूर्ति बना के द्वारपाल के रूप में रख दी थी, तो उसका अपमान करने के लिए। यानी कि दंतिदुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया और उसने द्वारपाल ना बन के नागभट्ट प्रथम की विजय हुई किसके ऊपर, दंतिदुर्ग के ऊपर। दंतिदुर्ग को हरा दिया किसने, नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, अब इसकी उपाधियां हैं, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उपाधियां सबसे मोस्ट होती है, इनकी उपलब्धियों के अनुसार इनको उपाधियां दी जाती है। देखो सबसे पहले उपाधि मलेच्छों का नाशक। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा जुनैद नाम का जो अरब आक्रमणकारी था, उसको हराया इसने, तो मलेच्छ का नाशक। मलेच्छ यानी अरब आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी को कहा जाता है मलेच्छ। ठीक है, नारायण मूर्ति, इसको क्या कहा गया, एक क्या उपाधि है इसकी, नारायण मूर्ति। ठीक है, तीसरी उपाधि है क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण। ठीक है, और एक है नागवलोक। ये चार उपाधियां हैं, मलेच्छ नाशक, नारायण मूर्ति, क्षत्रिय ब्राह्मण और नागवलोक। चार उपाधियां हैं किसकी, नागभट्ट प्रथम की, जो प्रत्यारों का वास्तविक संस्थापक माना गया है। किसने माना, पुलकेशन द्वितीय ने, जो चालुक्य शासक था। अब बात आती है उसके बाद में ककुस्थ का शासन रहा था 700, देखो 760 तक इसका रहा था नागभट्ट प्रथम का। अब क्रमवार अगर नागभट्ट प्रथम के बाद में शासन करेगा तो वो कौन था, ककुस्थ। इसका शासन रहा था 760 ईस्वी से लेके 83 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि 783 ईस्वी तक लगभग इन्होंने 23 साल तक शासन किया था, 23 वर्ष तक के शासन किया था ककुस्थ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतनी सी नॉलेज है कि इसके काल में ज़्यादा वो नहीं हुआ। मंडोर में विजय स्तंभ, इसने मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया। एक क्वेश्चन बनता है, देखो राजस्थान में विजय स्तंभ की बात आती है तो सबसे पहले विजय स्तंभ, पहला विजय स्तंभ है भरतपुर में। ये दोस्तों ये चीज़ को आप नोट करना, भरतपुर पहला विजय स्तंभ है भरतपुर में, जिसने किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, राजस्थान में जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है, तो वो है भरतपुर में है। किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने। दूसरा जो किसने बनवाया था, ककुस्थ ने। दूसरा विजय स्तंभ किसने बनवाया था, ककुस्थ ने। वो कहाँ है, मंडोर में। ठीक है, कहाँ पे है, मंडोर में। ककुस्थ ने जो विजय स्तंभ बनवाया था वो कहाँ पे है, मंडोर में। एक मंदिर भी बनवाया था ककुस्थ ने, विष्णु मंदिर। ठीक है, विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था ककुस्थ ने, कहाँ पे, मंडोर में ही। ठीक है, अब अगर विजय स्तंभ की बात आती है तो यहाँ पे देख क्वेश्चन बनता है, पहला विजय स्तंभ है भरतपुर में, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। दूसरा विजय स्तंभ राजस्थान में किसने बनवाया, मंडोर में है, वो किसने बनवाया था, प्रत्यार शासक ककुस्थ ने। अब एक तीसरा होता है सबसे चर्चित या महत्वपूर्ण राजस्थान का विजय स्तंभ, वो किसने बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में। सबसे महत्वपूर्ण है वो कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, और वो किसने बनवाया था, कुंभा ने। और विजय स्तंभ की बात आती है तो एक और विजय स्तंभ है तनोट माता, जैसलमेर तनोट माता, वहाँ भी विजय स्तंभ, दो विजय स्तंभ है जो पाकिस्तान की लड़ाई के जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था, वहाँ पे 1966-67 में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान विजय के बाद में जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर के सामने दो विजय स्तंभ बनाए गए हैं। ठीक है, पहला राजस्थान में विजय स्तंभ की बात आती है तो भरतपुर में समुद्रगुप्त ने बनवाया। दूसरा विजय स्तंभ है वो है मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया, वो ककुस्थ ने बनवाया। सबसे महत्वपूर्ण चर्चित विजय स्तंभ की बात आती है तो कुंभा ने बनवाया था, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, और विजय स्तंभ की बात आती है तो दो विजय स्तंभ वहाँ भी है, कहाँ पे, तनोट माता मंदिर के सामने जैसलमेर में, जहाँ पे पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद में वत्सराज। ककुस्थ का उत्तराधिकारी कौन हुआ, वत्सराज।
वत्सराज, वत्सराज का शासन कितना रहा था? वत्सराज, इसका शासन रहा है 783 से 95, 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 12 वर्ष तक, 12 साल तक शासन किया वत्सराज ने। ठीक है। इनके पिता थे उज्जैन के शासक देवराज, पिता थे उज्जैन के शासक देवराज, देवराज। ये कहाँ के शासक थे? उज्जैन के, उज्जैन के शासक थे देवराज। एक और वर्ड आता है इनके साथ में, उद्योतन सूरी। इनके साथ में इनके समकालीन, वत्सराज के समकालीन थे उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने एक किताब की रचना की थी, कुवल, कुवल ये माला, कुवल ये माला की रचना की थी उद्योतन सूरी ने। ठीक है। जालोर वंश की नींव, वत्सराज ने जालोर वंश की, यानी कि जालोर में प्रत्यार वंश की नींव किसने डाली थी? वत्सराज ने। देखो सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको, 4 जो महत्वपूर्ण प्रत्यारों के वंश रहे हैं उनमें से जालोर था। जालोर वंश की नींव किसने डाली थी? वत्सराज ने। ठीक है। उसके बाद में आता है इसके शासनकाल में हेनसोंग, जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री था हेनसोंग। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसोंग, उसने पीलोबोलो, उसने बीनमाल को क्या कहा है? पीलोबोलो। ठीक है। यानी कि वत्सराज के टाइम पे हेनसोंग चीनी यात्री था। इसे चीनी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है हेनसोंग को। और इसने बीनमाल के बारे में एक शब्द यूज किया था, पीलोबोलो। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पीलोबोलो शब्द किसके लिए यूज किया गया है? बीनमाल के लिए। किसने यूज किया इस शब्द को? हेनसोंग ने, जो चीनी यात्री था। ठीक है। वत्सराज को उपाधियाँ, 2 उपाधि दी गई है, 2 उपाधि दी गई है। एक तो है रणहस्तीन और एक जयवरा है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? वत्सराज ने एक कन्नौज का त्रिसंघर्ष युद्ध होता है। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कन्नौज के त्रिपक्षीय, यानी कि बंगाल का धर्मपाल शासक, और इसमें वत्सराज आदि, इसमें और राष्ट्रकूट, तीनों भी मिलकर इसमें काफ़ी मतलब 10-15 साल तक ये लड़ाई चली थी, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो राष्ट्रकूटों से पराजित हो जाता है वत्सराज। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज राष्ट्रकूटों से पराजित हो जाता है। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय, यानी कि अब इसके बाद में वत्सराज के बाद में नागभट्ट द्वितीय प्रत्यार का शासन होता है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है दोस्तों।